सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप क्लास 9th का एक बड़ा सा पड़ाव पास करके क्लास 10th में आ गए हो। लेकिन क्लास 10th में आने के साथ में आपको ना बहुत सारे टेंशन जो है लोगों ने दे दी होगी, इवन आपको खुद से ही हो गई होगी कि यार अब तो बोर्ड के एग्जाम है। और बहुत सारे लोग आपको जो है डराते रह रहे होंगे कि भाई साहब इस बार सीरियस हो जाओ, अब तो बोर्ड के एग्जाम है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से डराते हैं और आपके मन में भी थोड़ा बहुत डर होगा, क्योंकि देखो बोर्ड के एग्जाम में थोड़ा बहुत तो आपको डरना चाहिए। और प्लस में आज तक आप सीरियस नहीं हुए तो वो अब जो है सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो क्लास 10th में जो तुम्हारे मार्क्स आएंगे ना, उसके बेस पर तुम्हारी पूरी लाइफ बनने वाली है। और कैसे बनेगी वो चीजें मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं। तो इस वीडियो में हम लोग वो सारी तो बातें नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि क्लास 10th में जब आप आ चुके हो तो आपको क्लास 10th को कैसे प्री प्लान करना है। क्योंकि देखो जिस चीज की पहले से प्री प्लानिंग हो जाती है वो चीज बहुत अच्छे से हैंडल होती है। तो क्लास 10th को हम लोग बहुत अच्छे से कैसे करेंगे जिससे आपके जो मार्क्स है वो 95+% बन जाए। तो अभी हम लोग यहाँ पर वो पूरी की पूरी जो रोड मैप है, जो पूरी प्लानिंग है, जो हर एक क्लास 10th के स्टूडेंट को स्टार्टिंग में ही पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और एक और चीज, अगर आप देखो थोड़े सीरियस स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को आराम से देखना। लेकिन अगर आप थोड़े लुच्चड़ स्टूडेंट हो, लुच्चड़ मतलब जो बिल्कुल पढ़ना पसंद नहीं करते, जिनको मौज मस्ती करना पसंद होता है, तो तुम लोग भी देख लो यार, क्योंकि तुम्हारे भी काम की बहुत सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि केवल टॉपर से ये वीडियो देखेंगे, सब लोग देखो। सबसे पहले ना मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो मैं यहाँ पर इस वीडियो में टोटल 7 पॉइंट ऐसे जो है वो डिस्कस करूंगा। इन 7 पॉइंटों को अगर आपने समझ लिया तो डेफिनेटली आपका जो क्लास 10th है वो बहुत स्मूथ जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स जाएंगे और सबसे बड़ी बात टेंशन फ्री होगी एकदम। तो कौन कौन से 7 पॉइंट है, जैसे कि सबसे पहले तो क्लास 10th को भाई साहब हल्के में मत लेना, जो कि हमेशा हर लोग लेते हैं। इन सब पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। दूसरी चीज हम लोग बात करेंगे कुछ एडवांस क्लासेस की, एग्जाम टाइम आपका कैसा होगा, रिवीजन कैसा होगा, कोचिंग ट्यूशन के बारे में बहुत सारे लोग कॉन्शियस होते हैं, लेना है कि नहीं लेना है, नोट्स कैसे बनाने हैं और फिर फ्यूचर प्लान क्या है। तो इन 7 पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्यूचर प्लान। ये भाई साहब बिल्कुल मिस मत करना, चाहे तो आप आगे वीडियो बढ़ा लो, लेकिन इसको मिस मत करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए। तो आप फटाफट से एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा हल्के में मत लो। तो देखो हल्के में लेने का मतलब ये है कि अभी आप क्लास 10th में आ चुके हो, ठीक है, और अभी आपने सोच लिया होगा कि यार अभी तो देखो गर्मियों की छुट्टी आने वाली, हम नानी के घर जाएंगे, दादी के घर जाएंगे, और बस यही वो सबसे बड़ी गलती है जो हर स्टूडेंट तो नहीं लेकिन जो ज़्यादातर स्टूडेंट कर देते हैं। और फिर वो कभी टॉपर की तो लिस्ट छोड़ दो, फर्स्ट डिवीजन की लिस्ट में नहीं आ पाते। हॉलीडेज का मतलब ये नहीं है कि आपने एकदम पढ़ना छोड़ दिया, आपको एकदम बिल्कुल आज़ादी मिल गई सरकार की तरफ से कि जाओ भैया जितना मर्जी उतना मस्ती कर लो। जो लोग हॉलीडेज में मस्ती करना शुरू कर देते हैं, या फिर वो ये सोचते हैं कि हमें तो दादी बुआ नानी या चाची या मौसी या मामा कहीं भी जाना होता है और जाकर के पूरा महीना गर्मी की छुट्टी उनके यहाँ बितानी होती है, तो भाई साहब आप यहाँ पर जो है थोड़ा गलत कर रहे हो। ये ना करो, ये 2 टाइम मत करना। पहला क्लास 10th के टाइम पर मत करना, सिर्फ इस साल की बात करो मैं। पहला आपको क्लास 10th में नहीं करना है और दूसरा क्लास 12th में नहीं करना है। जब आप बोर्ड के एग्जाम 12th में दे रहोगे तब भी मत जाना, बाकी ज़िंदगी भर पड़ी हुई है, आप जितना मर्जी जहाँ मर्जी वहाँ जाओ। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये आपको अभी आगे पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि क्लास 9 को जितना हल्के में आपने लिया, जैसे बिल्कुल लाइटली पढ़ा ही नहीं या फिर किसी सब्जेक्ट के नोट्स तक नहीं बनाए, तो उतना हल्के में क्लास 10th को मत लेना। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, तीसरी चीज़, क्लास 9th में जितना आप अपसेंट हुए हो, सोच रहे होगे कि यार क्या है, क्लासेस तो हैं, अपसेंट हो लेते हैं, नहीं जाते हैं, थोड़ा सा पेट दर्द का बहाना बना के चले जाते हैं, ऐसा इस बार मत करना। इस बार आपको ये करना है कि अगर आपके पेट में दर्द हो भी रहा हो तब भी आप एनी हाउ टैबलेट खा करके क्लास अटेंड करना। क्लास 9 जैसा इस बार मत बनना। क्यों, वो सब भी आपको आगे पता चल जाएगा। और चौथा जो है वो ये कि बहुत सारे लोग कोचिंग और ट्यूशंस को मिस कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि अभी जस्ट हमारे क्लास 9 के एग्जाम खत्म हुए, अब जब हमारे क्लास 10 के एग्जाम शुरू होने वाले होंगे तब हम कोचिंग या ट्यूशंस वगैरह ज्वाइन करेंगे। भाई ऐसा प्लीज मत करना। आपको अभी क्लास 9 की जस्ट एग्जाम खत्म होने के बाद से ही क्लास 10 की कोचिंग शुरू कर देनी है। क्यों, क्योंकि देखो क्लास 10th तक पहुंचते पहुंचते जब तक तुम्हारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी तब तक तुम्हारा काफी सारा सिलेबस खत्म हो चुका होगा और तुम रिवीजन करना शुरू कर चुके होगे। जो तुमको डाउट्स वगैरह है वो तुम्हारे क्लियर हो चुके होंगे। कोचिंग कहने का मतलब है आप ऑनलाइन लो या ऑफलाइन लो, ट्यूशंस वगैरह ऑनलाइन ऑफलाइन, या फिर आप किसी टीचर की वीडियो वगैरह देख रहे हो, कहीं से भी देखो, लेकिन देखो, ठीक है, मैं उन सबको कोचिंग में अभी कंसिडर कर रहा हूँ। तो वो तुम्हारे काफी सारे डाउट्स, काफी सारी चीजें आपको क्लियर कर चुके होंगे आपके रेगुलर क्लास के चालू होने तक। सो भाई साहब क्लास 10th को हल्के में लेने की गलती मत करना। दूसरी चीज एडवांस में क्लासेस खत्म करो। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ऐसा किया तो आपको क्या फायदे होंगे। देखो मैंने बताया कि आप जो है कोचिंग ऑनलाइन भी ले सकते हो या फिर ऑफलाइन भी ले सकते हो। ऑनलाइन कहाँ से लोगे, ऑनलाइन आप यूट्यूब से क्लासेस देख सकते हो। भाई बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, हर एक सब्जेक्ट की आपको लाखों क्लासेस मिल जाएंगी। दूसरी चीज़, आप यहाँ पर कोर्स जो है किसी टीचर का ज्वाइन कर सकते हो, कोई कोर्स ले सकते हो, कोई लाइव क्लासेस अगर कोई दे रहा है तो वो ले सकते हो। तो आप चाहे ऑनलाइन पढ़ो
चाहे ऑफलाइन पढ़ो। ऑफलाइन में आप किस तरीके से पढ़ सकते हो, ऑफलाइन में आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो कि भाई साहब जैसे आप ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पर आपको कोई कोचिंग, कोई सेंटर, कोई ट्यूशन वगैरह ऑनलाइन वगैरह ऑफलाइन कहीं नहीं मिल पा रहा है, तो आपने खुद से पढ़ना शुरू कर दिया। या फिर आप कोई कोचिंग ट्यूशन वगैरह भी अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, इसके अलावा आपके आसपास में दीदी भैया हैं, अपने खुद के दीदी भाई रिलेटिव्स हो गए, अगर वो पढ़ा दे रहे हैं तो आप पढ़ो। लेकिन एनी हाउ पढ़ करके आपको क्या करना है, एडवांस में क्लासेस ख़त्म करनी है। मतलब सब लोग जब छुट्टियां बिता रहे होंगे तब तक आपकी सारी की सारी सब्जेक्ट जो हैं उसका एटलीस्ट 40-50% तो ख़त्म कर लो मेरे भाई। 50% नहीं हो रहा, आप 30% ख़त्म करो, लेकिन 30% हर सब्जेक्ट का आपको ख़त्म करना है। क्यों करोगे? क्योंकि देखो जब तुम्हारी क्लासेस शुरू हो रही होंगी तब तक तुम काफ़ी बार पढ़ चुके होगे। काफ़ी बार क्यों? क्योंकि एक बार आपने जो है यहाँ से पढ़ाई कर ली, आपको किसी ने पढ़ा दिया, ठीक, उसके बाद में आपने एक दो बार रिवीजन भी करा, देन आपको जो है स्कूल में भी पढ़ाया गया, फिर आपके एग्ज़ाम भी आ गए, और उस टाइम पर अगर आपके पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, या फिर आपको रिवीजन करने का मौका नहीं मिला हो, किसी दीदी या रिश्तेदार की शादी हो रही हो, भाई बहन की, तो भी आप इजीली अपने एग्ज़ाम अच्छे से निकाल पाओगे, बहुत अच्छे से। आपको सिर्फ एक बार सरसरी नज़र से देखना होगा। इसलिए एडवांस में क्लासेस ख़त्म कर लेना, और इसका इम्पैक्ट आगे चल के बहुत पड़ने वाला है, क्योंकि तुम्हें अभी पता नहीं है कि फ्यूचर में तुम्हारी फील्ड कहाँ होगी। मान के चलो तुम IIT क्रैक करने वाले हो, या तुम्हारी इच्छा हो जाए कि मुझे नीट या IIT जैसे बड़े एग्जाम क्रैक करना है, तो उस टाइम पर भाई साहब शादी वादी या रिलेटिव्स के यहाँ जाना है, या फिर आपकी छुट्टीज़ वगैरह से तो कोई मतलब ही नहीं होता। उस टाइम पर तो 24 घंटे बच्चे जो हैं अपने पढ़ाई के बारे में सोच रहे होते हैं, पूरे साल 24 घंटे। तो उस टाइम की आदत तुमको अभी से डल जाएगी, ठीक। इसके बाद में दोस्तों थर्ड पॉइंट है, अपने स्कूल का जो पैटर्न है उसको समझने की कोशिश करो। किस चीज़ का? एग्जाम का। आपके स्कूल में बहुत सारे एग्जाम होते होंगे, ठीक है, बहुत सारे, मतलब जैसे वीकली एग्जाम हो रहे हैं, मंथली एग्जाम हो रहे हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, हाफ ईयरली टेस्ट होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं, और बोर्ड के एग्जाम होते हैं। इतने एग्जाम तो होते ही होते हैं, ठीक है। इसमें फिर और भी इसके अलावा और कोई छोटा मोटा एग्जाम वगैरह हो सकता है। तो आप ये पता करने की कोशिश करो कि कब कौन सा एग्जाम हो रहा है, और यकीन मानो ऐसा करना बहुत ज़्यादा ईजी है। ईजी क्यों है? ईजी इसलिए क्योंकि आपके बड़े भाई बहन जो उस स्कूल में पढ़ चुके हैं, या फिर आपके क्लास फेलो, या फिर आपकी जो सीनियर्स हैं, अगर सीनियर भी नहीं बता रहे हैं तो आपके जो क्लास टीचर हैं उनसे आप पूछ लो कि सर साल में कौन कौन से एग्जाम, या फिर किस किस मंथ में कौन कौन से एग्जाम होते हैं। तो जब आपको आपकी स्कूल के सारे एग्जाम पता चल चुके हैं कि देखो अगस्त में आपके जो है यूनिट टेस्ट होते हैं, उसके बाद में सितंबर में आपको हाफ ईयरली एग्जाम होता है, फिर उसके बाद में प्री बोर्ड होता है, फिर उसके बाद में फाइनली प्री बोर्ड एक और वाला होता है, फिर फाइनली बोर्ड एग्जाम होता है। तो आपको जब सारे पैटर्न पता चल चुके हैं तो उसके आधार पर आप सिलेबस को डिवाइड करने की कोशिश करो। ये सपोज करो कि जैसे यूनिट टेस्ट है, अब आपकी टीचर ने बोल दिया कि यूनिट टेस्ट आपका अगस्त में होगा, और आपको पता चल गया कि यूनिट टेस्ट में जो है ये 4 चैप्टर तक की पढ़ा चुके होंगे, और 4 चैप्टर तक की जो है साइंस के 4 चैप्टर यानी कि 1 2 3 4 उसका टेस्ट भी लेंगे। तो अब आपको क्या करना है, उस एग्जाम के खत्म होने, मतलब उस एग्जाम के शुरू होने से पहले आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 जो है इसको बहुत अच्छे से 2-3 बार एटलीस्ट पढ़ लेना है। जब आप पूरा सिलेबस समझ जाओगे कि इस एग्ज़ाम में यहाँ तक पूछा जाता है, इस एग्ज़ाम में इतना इतना पूछा जाता है, इस एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर रह पाओगे। और जब आपको एक बार जीतने की यानी कि अच्छे से मार्क्स पाने की आदत लग जाएगी, तो वही वाला जो रिज़ल्ट है वो आपके बोर्ड एग्जाम के फाइनल रिजल्ट में भी दिखाई देगा। यानी कि यूनिट टेस्ट में अगर आपको आदत लग जाए 10 आउट ऑफ 9 नंबर लाने की, तो आप यकीन मानो बोर्ड एग्जाम में आपको 100 में से 90 नंबर लाने की आदत लग चुकी होगी, और आप उतने नंबर ले भी आओगे। इसलिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए। फोर्थ पॉइंट है, स्कूल स्टार्ट होते ही रिवीजन स्टार्ट कर दो। अब आप बोलोगे कि भाई साहब पढ़ाई तो हुई नहीं है और आप बोल लो यहाँ पे रिवीजन स्टार्ट कर दो, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ इन छुट्टियों का यूज़ करो यार। जब ये छुट्टियां चल रही होंगी, लोग सो रहे होंगे, मस्ती में घूम रहे होंगे, गर्मियों की छुट्टियां बिताने कहीं गए होंगे, तब तुमने कोने में पढ़ाई कर ली होगी बैठ करके, और जब तुम्हारा स्कूल स्टार्ट हो रहा होगा उस टाइम पर तुम रिवीजन स्टार्ट कर चुके होगे। रिवीजन स्टार्ट करने का मतलब है स्कूल में पढ़ाया गया 5-6 दिन और आपने पूरी की पूरी कॉपी याद कर ली। अब जो टीचर पढ़ा रहा है वो आपका एक बार और रिवाइज हो जा रहा है। फिर सोचो वही चीज़ आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी और आप मार्क्स लेकर के आओगे, उसके बाद क्लास में तो चमकोगे ही चमकोगे जब ज़्यादा मार्क्स आएंगे, और भाई दोस्तों में भी आपका जो हाइप है ना वो काफ़ी ज़्यादा होने लगेगा। अब आप बोलोगे रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन स्टार्ट करने का देखो एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप अगले दिन की क्लास लो तो पिछले दिन पर आपने क्या पढ़ा है उसको 5 मिनट में जरूर पढ़ लो। देखो 1 घंटे की मान लो मैं क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है, 12 बजे मेरी क्लास शुरू हो रही है। क्लास का मतलब मैं खुद से स्टडी करूँगा, 12 से 1 बजे तक मैं मैथ पढ़ूंगा, ये मैंने सोचा है। अब मैं क्या करूँगा, जो शुरुआत के 5 मिनट हैं उसमें मैंने कल क्या पढ़ा था उसको बहुत अच्छे से देख लूँगा, और देखूंगा कहाँ, मैं देखूंगा अपने नोट्स बुक पे। इसलिए मैंने नोट्स का भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाया, उसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। तो मान के चलो मैं SST या फिर साइंस पढ़ने वाला हूँ, तो जैसे आज मैं साइंस में पढ़ने जा रहा हूँ चैप्टर 4 और कल मेरा खत्म हुआ
हुआ था चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में मैंने क्या क्या कल पढ़ा था उसको मैं चैप्टर 4 स्टार्ट करने से 5 से 7 मिनट पहले ही एक बार देखूंगा अच्छे से, क्योंकि 5 से 7 मिनट रिवाइज करने के लिए काफ़ी होता है। आपको सिर्फ एक बार देख लेना है, पूरा एक एक टॉपिक अच्छे से देख लेना है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया, आपको समझ में आ गया कि 5 मिनट में रिवाइज करना है। दूसरा पॉइंट लिखा है मैंने यहाँ पे 4 टाइम एटलीस्ट बिफोर एग्जाम। देखो आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो आपको 4 टाइम रिवाइज करके ही जाना है। फर्स्ट टाइम क्या होता है, फर्स्ट टाइम आपने चैप्टर को अंडरस्टैंड किया होता है, ठीक है, मतलब चैप्टर को समझ लिया होता है। सेकंड टाइम पर आप क्या करोगे, जो 5 मिनट वाला रिवीजन है वो कर लोगे। थर्ड टाइम पर आप एक बार और पढ़ लोगे, और फोर्थ टाइम पर आपको क्लास में पढ़ा दिया जाएगा। तो 4 टाइम तो ऐसे ही रिवाइज हो गया। और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो अगर आपने 4 बार ऐसे पढ़ रखा है तो आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबसे पहली बात। लेकिन अगर आपको पढ़ जाती है तो आप 1-2 बार याद भी कर लेना। फिर यकीन मानो जब आपने 4 बार पढ़ रखा होगा तो 5वीं बार जब पढ़ोगे तो 2 मिनट में याद हो जाएगा सब कुछ। और इस तरीके से जब फाइनल ईयर का एग्जाम आने वाला होगा, बोर्ड का एग्जाम आने वाला होगा, तो आप ये श्योर करो, मेक श्योर करो कि किसी भी चैप्टर को आपने एटलीस्ट 6 टाइम रिवाइज कर रखा हो। तब आप जाना बोर्ड एग्जाम में और देखना आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आप ये बोलोगे कि मुझे तो आता ही नहीं है। हर चीज़ आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रिवीजन से चीज़ें हमें याद रहती हैं, और जब चीज़ें याद रहती हैं तो फिर यहाँ पर हम ना अच्छा सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बना पाते हैं, क्योंकि हम कई सारी चीज़ों को याद करके एक अच्छा कॉन्सेप्ट बना पाते हैं। तो ये रट्टाफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, रिवाइज करने की बात कर रहा हूँ। जो आपने कॉन्सेप्ट समझे हैं, चीज़ों को समझ लिया है, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 6 टाइम जब आप एग्जाम से पहले याद कर पाओगे तो एग्जाम में चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो, चाहे वो डायरेक्टली फैक्ट बेस हो, आप अच्छा ही करके आओगे, पूरे के पूरे मार्क्स पाओगे, ये मेरी गारंटी है। 5th पॉइंट है दोस्तों, कोचिंग और ट्यूशन का बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। लोग पूछते रहते हैं कि भैया मैं कोचिंग और ट्यूशन लेनी है कि नहीं लेनी है, ऑनलाइन ले लूँ या फिर ऑफलाइन ले लूँ। तो मैं कहूँगा देखो भाई, आप लो और नहीं भी लो। कब लोगे, जब आपको थोड़ा बहुत भी डाउट हो, थोड़ा बहुत भी आपको समझने की ज़रूरत पड़ रही है, किसी कॉन्सेप्ट को, किसी टॉपिक को, किसी पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, तो भाई साहब अच्छा यही रहेगा कि आप कोचिंग लो। लेकिन अगर आप ऐसे हो कि आपने किसी एक चैप्टर के किसी एक पैराग्राफ को एक बार में पढ़ा और वो आपको समझ में आ रहा है, तो आप भाई साहब यहाँ पर कोचिंग मत लो, ठीक है। कोचिंग ट्यूशंस में देखो क्या होता है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। कोचिंग या ट्यूशंस जो होती हैं वो पहली बात तो बहुत ऑनेस्ट होते हैं। ऑनेस्ट का मतलब स्कूल की तरह नहीं कि पहला चैप्टर बस ऊपर ऊपर से समझा दिया और दे दिया। कोचिंग और ट्यूशंस की जिम्मेदारी होती है, वो खुद से अपना पैसा लेते हैं ना, उनको देखो अपना कंपटीशन भी देखना है, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग ट्यूशंस हैं। तो वो आपको जब तक कोई कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं करा देते तब तक कि वो आगे बढ़ते ही नहीं है। वो अपना पूरा 100% देते हैं कि एक एक टॉपिक समझाना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको समझना है कि नहीं समझना है। तो अगर आप नहीं समझना चाहते हो तो भाई साहब मत लो, अगर आप समझना चाहते हो तो भाई साहब ले लो। दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी टॉपिक को जब पढ़ता हूँ तो मैं समझ लेता हूँ, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे किसी और की हेल्प की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है टाइम की। टाइम का इशू ये होता है कि आप एक पैराग्राफ को 5, 6, 7 बार पढ़ते हो, उसको फिर समझते हो, देन फिर उसके एग्जांपल्स को समझते हो, फिर वो थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो वहाँ पर आप अटक जाते हो। तो इसमें होता ही है कि आपको बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ रही होती है, यानी कि जो चीज़ आपको ईजिली 5 से 7 मिनट में समझाई जा सकती थी, वो चीज़ आपको समझने में लग रहा है 1 घंटा, यानी कि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो अब आपको यहाँ पर समझदारी यही है कि आपको कोचिंग ले लेना चाहिए, ठीक है। तो आप अगेन कोचिंग ले लो, लेकिन अगर आपको टाइम का इशू है ही नहीं, आपको लगता है कि भाई 24 घंटे में मैं समझ लूँगा किसी टॉपिक को, तो आप यहाँ पर अगेन कोचिंग मत लो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, कोचिंग का मतलब ये होता है कि वो आपका टाइम बचाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके देते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि वो पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ़ायदा हो जाता है। SYLLABUS जब मैं बोल रहा होता हूँ और लिख रहा होता हूँ तो कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि भाई साहब कोचिंग ले लो, ज़रूरत पड़ती है, सबको पड़ती है, कॉन्सेप्ट भी अच्छे समझा देते हैं, टाइम भी बच जाता है ना। बढ़ते हैं 6 पॉइंट की तरफ में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है नोट्स को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार भैया मैं नोट्स बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, पतली पतली वाली कॉपी पर नोट्स मत बनाना, ठीक है। स्पायरल नोटबुक्स आती हैं बिल्कुल इस तरीके की, जैसे ये देखो देख रही हैं, 100 रुपये की एक मिलेगी आपको। टोटल 3 या 4 स्पायरल लेनी है, 300-400 रुपये की आ जाएंगी, पूरे साल चलेंगी। और सबसे अच्छी बात ये कि ये पूरे बेहतरीन नोट्स आपके जो है एक पास बना करके रखेंगे। तो इस टाइप की आप स्पायरल बुक ले लो। 3 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो एक स्पायरल नोटबुक आपकी होनी चाहिए साइंस की, पूरा साइंस एक ही पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बायोलॉजी इधर रख लिया, फिजिक्स इधर रख लिया, केमिस्ट्री उधर रख लिया। तीनों के तीनों जो पार्ट हैं वो एक ही स्पायरल बुक में आ जाएंगे, और आपका स्पायरल भी बच जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसलिए 100 रुपये वाला स्पायरल काफ़ी होता है, 400 पेज का, आपके 200-250 से ज़्यादा पेज नहीं खत्म होने वाले।
दूसरी चीज़, आप एसएसटी के लिए भी एक स्पायरल बना सकते हो, और जो तीसरा स्पायरल है वो आपका हिंदी और इंग्लिश के लिए एक साथ बन सकता है अपने खुद के नोट्स के लिए। अगर आपके स्कूल में आपको कॉपी दिखानी तो आप अलग अलग भी बना सकते हो। सो मैंने 3 बोला। अब आते हैं मैथ की बात पे। तो मैथ के लिए किसी स्पायरल की ज़रूरत नहीं है। मैथ के लिए आप जो है मैथ के लिए आप क्या कर सकते हो, रफ़ कॉपी खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन कोशिश करना है यार मोटी रफ लो, क्योंकि स्टार्ट में क्या होता है कि हम एक दो रफ पे सवाल लगाते हैं, फिर वो खो जाती हैं, फिर दूसरे रफ पे सवाल लगाते हैं, फिर वो इधर उधर फेंकी पड़ी रहती हैं। तो उसमें जब हमें बाद में रिवाइज़ करने का टाइम आता है तो फिर हमें कुछ मिलता नहीं है, फिर हम हल्का फुल्का ऐसे ही देख लेते हैं। और अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आ जाता है, नया कोई टॉपिक आ जाता है, या फिर नए टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमें हेल्प भी नहीं मिल पाती। सो कोशिश करो मैथ का भी एक मोटा रफ खरीदो, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। ज़्यादा महंगा नहीं आएगा, 50 रुपये में इतना मोटा रफ मिल जाएगा कि आपका 6 महीने चल जाएगा। इसी आधार पर मैं कह रहा हूँ 400 या 500 पेज का रफ खरीदो जो कि पूरे साल चले मैथ के लिए, ठीक है। और आप एक इंग्लिश ग्रामर के लिए या फिर इंग्लिश के लिए भी रफ कॉपी खरीद सकते हो। इसके बाद में अब बहुत से लोग बोलेंगे कि नोट्स बनाना कैसे। तो नोट्स बनाने के लिए कोशिश ये करो कि आप खुद से नोट्स बनाओ, ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स, ठीक है। इंटरनेट से डाउनलोड करे हुए नोट्स मत देखो। अगर आपको इंटरनेट से डाउनलोड करे हुए नोट्स देखने भी हैं, या फिर कुछ ऐसे नोट्स जो आपको ऑनलाइन कोई दीदी भैया पढ़ा रहे हैं, मैं भी आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा थोड़े दिनों में, तो वो नोट्स आप केवल अपने नोट्स की रेफरेंस के लिए ले लो। आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या क्या पॉइंट लिखने हैं, क्या क्या नहीं। लेकिन आप हमेशा कोशिश ये करो कि नोट्स जब भी बनाओ तो पहले किसी टॉपिक को समझो, उसमें आपको जो लगता है कि हाँ ये बात मुझे याद रखनी है, उसको बनाने के लिए जो है नोट्स बनाओ। जो चीज़ें आपको हमेशा से याद है, जैसे कि NaCl का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है, तो आपको NaCl लिखने की क्या जरूरत है भाई। जो चीज़ें आपको याद नहीं है, जो चीज़ें आपने पहली बार सीखी हैं, उनको नोट्स की कॉपी में लिखने की कोशिश करो। या फिर आप चाहे तो कंप्लीट नोट्स भी बना सकते हो, आपके ऊपर है यार, ये मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता कि जो आपने इंटरनेट से या किसी कॉपी से या किसी की बुक से देख करके लिखे हैं वो वाले नोट्स जो है अपनी कॉपी पे चिपते रहो, खुद के बनाने की कोशिश करो। एंड आते हमारे 7 पॉइंट पे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पॉइंट को समझे बिना आपकी जो क्लास 10th है वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। देखो, लोग ये सोचते हैं कि अभी तो यार मौज मस्ती के दिन है, आई एक्सेप्टेड, क्लास 10th में मौज मस्ती के ही दिन होते हैं और इसको मौज मस्ती की ही तरह चलाना चाहिए। लेकिन क्लास 10th के बाद से जिस दिन से आपकी मौज मस्ती खत्म हो जाएगी ना, वो होगा क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट आने वाला दिन। आप किसी से भी पूछ लो, क्लास 10th के बाद से भाई सुख चैन वाली ज़िंदगी उन्होंने जी ही नहीं होगी। सुख चैन वाली ज़िंदगी का मतलब ये है टेंशन फ्री कभी भी नहीं रहोगे। आप कोई एक स्ट्रीम ले लेते हो, गलत स्ट्रीम मिल जाती है तो आपको पूरी लाइफ उसी स्ट्रीम के सहारे जीना पड़ता है। मतलब आपने मान लेते हैं कि आपने जो है कॉमर्स ले लिया, अब आप कोई साइंस साइड वाला काम तो नहीं कर सकते आगे चल करके, आप जो है इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, आपको कॉमर्स के थ्रू ही कोई काम करना पड़ेगा। तो वही चीज़ हो जाती है यहाँ पे। अगर आप अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग काम करते हो तो भाई अभी से ही फ्यूचर प्लानिंग करके चलो। फ्यूचर प्लानिंग में आपको क्या समझना है, फ्यूचर प्लानिंग में आपको ये समझना है कि आप इन फ्यूचर में क्या क्या बनना चाहते हो, ठीक है। और इसकी समझ जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, बस ये केवल समझाने के लिए आपको, आप अपने हिसाब से अपना देख लेना। जैसे कि अगर आप मेडिकल साइंस में जाना चाहते हो, आपका जो प्रोफेशन है वो मेडिकल साइंस में थोड़ा इंटरेस्टेड हो, तो भाई साहब आपको आगे PCB स्ट्रीम लेनी होगी। और PCB स्ट्रीम के लिए आपको एटलीस्ट 4 से 5 घंटे अभी पढ़ने की हैबिट डालनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी की बात करूँ, कोचिंग और स्कूल को छोड़ करके। और ऐसे ही अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, इंजीनियरिंग के अलावा बहुत सारे फील्ड हो जाते हैं यहाँ पर, आर्किटेक्ट हो गया, ठीक है, और कोई मतलब साइंटिस्ट वगैरह बनना हो गया, मतलब हज़ारों फील्ड हैं, ठीक है। तो आपको PCM लेना होगा, उसके लिए भी आपको एटलीस्ट 4 से 5 घंटे पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसे ही अगर आप IT सेक्टर में जाना चाहते हो तो आपको कंप्यूटर साइंस लेना होगा, और इसके लिए एटलीस्ट अभी जो है 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी। और ऐसे ही अगर आप किसी और भी फील्ड में जाना चाहते हो, जैसे कि वो कॉमर्स वाली हो गई या आर्ट्स वाली हो गई, तो अभी आपको 2 से 3 घंटे पढ़ने की हैबिट डालनी ही चाहिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि यार फिर बच्चे को खेलने का समय कब मिलेगा। तो भाई आगे चल करके आप खेलना ही भूल जाओगे। आजकल देखो कौन खेल रहा है, बहुत ही कम लोग खेलने के लिए जाते हैं, सब बस अपनी ज़िंदगी की उधेड़-बुन में लगे हुए हैं। तो इसलिए आप क्या करो, आप 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे, 4 से 5 घंटे एटलीस्ट सेल्फ स्टडी करो। क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे ना भाई, तो आपको जो PCM या PCB जैसे स्ट्रीम है इनको पाने में दिक्कत होगी। और अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे हो तो फिर आप आगे चल करके नहीं पढ़ पाओगे, और जब आगे चल करके नहीं पढ़ पाओगे तो PCM या PCB आपको मिल भी गई तो आप जैसे मान लेते हैं PCB ले लिए और आपको, आपका सपना है नीट एग्ज़ाम क्रैक करने का, ठीक है, तो आप नीट नहीं क्रैक कर पाओगे। क्योंकि नीट को क्रैक करने के लिए दूसरे जो बच्चे हैं ना, वो भाई 12-12, 13-13 घंटे
13 घंटे छोड़ दो, 16 घंटे पढ़ाई करते हैं। अब वो 16 घंटे पढ़ने वाला जो पर्सन है वो उस एग्जाम को बीट कर पाएगा या आप बीट कर पाओगे जो 2 से 3 घंटे या 4 घंटे में आपको जो है नानी याद आने लग जाती हैं। तो ये तो आप खुद से ही बेटर समझते हो। तो इसलिए ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप आगे निकालना चाहते हो तो आपको पढ़ने की हैबिट जो है वो अभी से डालनी पड़ेगी, क्लास 10 की स्टार्टिंग में फर्स्ट डे से ही डालनी पड़ेगी। और अगर आप इतना नहीं पढ़ रहे हो तो भाई साहब फ्यूचर में आप वही बनोगे, तो भाई साहब आप फ्यूचर में वही करोगे जो आप मतलब ईजिली आपसे हो जाएगा या जो कोई भी कर सकता है। लेकिन किसी एक स्पेशल फील्ड में जाने के लिए आपको मेहनत अभी से करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग कमेंट में लिखने लग जाते हैं कि ऐसे में बच्चे की पढ़ाई का क्या, बच्चे की मस्ती का क्या। तो भाई मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इन फ्यूचर में स्पेशल लाइफ जीना चाहते हो, स्पेशल बन के रहना चाहते हो, स्पेशल कुछ करना चाहते हो तो आपको स्पेशली ही मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब बस ये है, कोई भी आपको ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा एक दो को छोड़ करके जिसने बिना मेहनत के बहुत सारा पैसा अर्न कर लिया हो, बहुत सारे नाम दौलत सोलत अर्न कर लिया हो। लेकिन आपको लाखों ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिन्होंने मेहनत करी और फिर अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा अचीव किया। यही मुझे आपको समझाना था कि क्लास 10 में अगर आप इन सारी बातों को स्टार्टिंग से ध्यान रखोगे तो भाई साहब आपको जो है फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप अभी से थोड़ा हल्के में लोगे तो आपको दिक्कतें आएंगी। तो होप आपको ये जो वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की है समझ में आया होगा। मैंने जो 7 पॉइंट बताए इनमें से कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिस पर आप पहले से अमल करते थे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, या फिर कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिस पर आप इन फ्यूचर में अमल करोगे, अमल का मतलब अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में, उनको भी कमेंट में बता देना ताकि मुझे पता चले कि हाँ जो मैं बता रहा हूँ वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल है तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना अपने एक दोस्त के साथ में, बस एक ही दोस्त के साथ शेयर कर दो काफ़ी है, ठीक है। अपने भाई बहन या दोस्त के साथ में शेयर कर दो। और इन फ्यूचर में किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहोगे मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, देखते रहो फुल ऑन गाइड 2.0।